अब बेटा स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बेटा देखो सीधी सी बात है, कोई एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, इट मींस एसेट परचेज्ड, कोई अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो नो नीड टू प्रिपेयर अकाउंट। एसेट्स वैल्यू बेटा कम हो रही है तो बेटा एसेट सेल। बट आज कम होने में दो बातें होती हैं। अब बच्चा कहते हैं कम होने के दो कारण होते हैं, सेल भी होती है और डेप्रिसिएशन भी हो सकती है। मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि बेटा एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है ड्यू टू डेप्रिसिएशन और ये कहती है सेल। बेटा ये कंसेप्ट सुन लो, अगर किसी फिक्स एसेट्स की वैल्यू, टेंजिबल फिक्स एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है अप टू 10 to 20%, तो हम मान के चलेंगे ड्यू टू डेप्रिसिएशन। और अगर बेटा वैल्यू कम हो रही है अप टू 40%, तो मान के चलेंगे सेल। बट ये रूल दो जगह अप्लाई नहीं होता। एक लैंड एंड बिल्डिंग ही बोल रहा हूं मैं, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं बोल रहा। लैंड एंड बिल्डिंग तो वही रूल अप्लाई होगा, खाली लैंड बोल रहा हूं, लैंड और इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। क्योंकि लैंड की वैल्यू बेटे जितनी भी कम होगी ड्यू टू सेल ही मानी जाएगी, क्योंकि डिडक्शन नहीं होता। और लैंड एंड बिल्डिंग होगा वो डिडक्शन मानी जाएगी। और बेटे इन्वेस्टमेंट में डिडक्शन नहीं होती, तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी कम होगी तो वो क्या माना जाएगा बेटे, वो भी सेल ही माना जाएगा। तो मेरा कंसेप्ट मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर किसी भी बेटा टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है अप टू 20%, 10 to 20% ड्यू टू डेप्रिसिएशन, और अगर अप टू 40% ड्यू टू सेल। बट ये रूल कहाँ अप्लाई नहीं होता, दो केसेस में, एक लैंड के केस में और एक बेटा इन्वेस्टमेंट के केस में। ये जब भी कम होगी उसे मैं बेटा सेल ही मानूंगा, चाहे 2 रुपये कम होगी तो सेल ही मानूंगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात आती है इनटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, पेटेंट वगैरह। अब इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में आपको बता चुका हूँ, कम हो रही है, राइट ऑफ हो रही है तो ऑपरेटिंग में ऐड होता है। और अगर वैल्यू बढ़ रही है, गुडविल की वैल्यू कैसे बढ़ती है, आपने गुडविल बेटा और बाय की होगी ना, परचेज गुडविल, पैसा दिया होगा भाई, गुडविल परचेज करने आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आउटफ्लो। ठीक है, अच्छा अगर बेटा एक पॉइंट बता दो, बड़ा मजा है, बंदे ने गुडविल बताता हूँ, वो क्वेश्चन था कि एक कंपनी ने बेटा कुछ एसेट्स एक्वायर करी, एसेट्स परचेज करी, वैसे आएगा नहीं, फिर बता रहा हूँ, ये कंसेप्ट बीकॉम में होता है। बंदे ने ना कुछ एसेट्स बाय करी, लाइक स्टॉक, डेटर्स आ रहे हैं, फर्नीचर आ रहे हैं, और जो पेमेंट दी जा रही है वो उसको शेयर्स के थ्रू दी जाती है, बदले में उसको वो इक्विटी शेयर्स इश्यू करके दे रहे हैं। राइट, स्टॉक परचेज कर रहे हैं, डेटर्स आ रहे हैं, फर्नीचर आ रहा है, पेमेंट कैसे कर रहे हो, शेयर्स दे के कर रहे हो, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। अब शेयर्स देने से मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, शेयर इशू किए, पैसा नहीं आ रहा, एसेट्स आ रहे, कैश की फॉर्म में नहीं आ रहा, पढ़ा के रहा हूं कैश फ्लो, कैश की चेंजेस। जब कैश आ ही नहीं रहा तो एंट्री कैश फ्लो में कैसे आ जाएगी। ठीक है, तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैश फ्लो में नहीं आएगा, क्योंकि शेयर्स इशू तो हुए पर बदले में कैश नहीं आया। और ये जो मैंने एसेट्स परचेज किया, मालूम करता मैंने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर कैसे परचेज किया, कैश में तो परचेज नहीं किया ना, शेयर्स इशू करके किया, तो ये फर्नीचर परचेज भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा, क्योंकि आपने कैश में तो पे किया नहीं बेटा। ठीक है ना, एसेट्स परचेज आएगी उसमें आपका कैश फ्लो में, और ना ये इक्विटी शेयर्स आएंगे, क्योंकि दोनों में कैश नहीं आएगा। अभी मैं क्वेश्चन करके दिखा, राइट, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगर गुडविल वैल्यू बढ़ रही है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो, गुडविल परचेज, पेटेंट, ट्रेडमार्क, सेम ही कंसेप्ट। अब अगर एसेट्स है और नीचे उसकी बेटा एडजस्टमेंट है, तो उस केस में हमें परचेज से निकालने के लिए एसेट्स का अकाउंट बनाना। अब एसेट्स के एडजस्टमेंट कैसे गिवन होगी बेटा, वो मैं केस लेके बताऊंगा। राइट, एक केस लेके चलो, या तो बच्चों ऐसे गिवन होगा ना कि अपना नॉन करंट एसेट्स, उसमें फिक्स्ड एसेट्स लाइक फर्नीचर, मशीनरी वगैरह बेटे 2024, 2023 1 लाख और बेटे 1.5 लाख, है ना। कई बार ऐसे गिवन होता है, राइट, और कई बार कैसे गिवन होता है, कई बार कैसे गिवन होता है बेटे, नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स 2 लाख, 3 लाख, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20, 30, कई बार ऐसे गिवन होता है ना, क्वेश्चन ऐसे गिवन होता है ना, ये 2 तरीके से गिवन होता है, राइट, कोई और तो नहीं होता, बैलेंस गिवन। इसका मतलब क्या होता है बेटे, किस पे बन रहा है एसेट्स अकाउंट, नेट बेसिस, और इसमें केस में बेटे एसेट अकाउंट किस पे बन रहा है, कॉस्ट बेसिस बेटे।
यहाँ पे किसके बैलेंस हैं? सिर्फ एसेट्स के, तो सिर्फ एसेट्स अकाउंट बनेगा। यहाँ पे किसके बैलेंस है? एसेट्स के भी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के भी, तो एसेट अकाउंट बनेगा और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा। इसमें कोई डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनेगा क्योंकि बैलेंस नहीं है, इसमें बनेगा क्योंकि बैलेंस है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। राइट, रॉबर्ट, इस केस में एसेट्स अकाउंट कैसे बनेगा? फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस कहां पे आता है? डेबिट में। क्लोजिंग बैलेंस कहां पे आता है बेटे? क्रेडिट। एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लग रही है, एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट को में क्या लिखोगे बेटे? बाय डेप्रिसिएशन। आपने कोई एसेट बेची, सेल करी, पैसे आ रहे, एंट्री क्या होती है बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स बाय बैंक सेल। एसेट बेचने से प्रॉफिट या लॉस कुछ तो होगा, लॉस हुआ, एंट्री क्या होती है? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। तो क्या लिखोगे बेटे? बाय पी एंड एल लॉस। और अगर प्रॉफिट हुआ तो टू पी एंड एल प्रॉफिट। ठीक है जी। और जो वैल्यू बचेगी बेटा? टू बैंक परचेजेस, दैट्स ऑल। कौन सी कहा जाएगी बताऊं? डेप्रिसिएशन कहा जाएगा बेटे? ऑब्वियसली ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, है ना। सेल का जाएगा, पता ना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बेटे लॉस का जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। परचेज का जाएगा बेटे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। प्रॉफिट का जाएगा बेटे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस। ठीक है भैया, अब आगे बेटे इसमें आ जाओ। अच्छा, एक चीज बताऊं और बताऊं। मान लो बेटे वो ये कहता है कि आपने कोई एसेट बेची और एसेट को बेची तो प्रॉफिट हुआ बेटे 10,000 या 20,000, वो आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया। मतलब आपने एसेट बेची और क्वेश्चन में ना बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व की वैल्यू बेटे पहले तो नील थी, अब हो गई है 10,000। और वो कैसे हुई है कि आपने कोई एसेट बेची है और एसेट बेचने जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट पीएनएल की जगह कैपिटल रिजर्व में चला गया, तो रिजर्व क्रिएट हो गया। ठीक है, क्या करोगे? एंट्री कर लेना। मतलब यही बोलूंगा, एंट्री कर लेना। जन एंट्री क्या होती है बेटे? एसेट बेची, जन एंट्री क्या है? बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट। मान लो बेटा आपने एसेट बेची 60 में, बैंक का डेबिट 60, टू मशीनरी बेटा 50, और जो प्रॉफिट हुआ कहां लिखते हो बच्चों? टू पीएनएल। बट प्रॉफिट कहां ट्रांसफर हुआ बेटा? कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ पे पीएनएल नहीं है, यहाँ पे क्या देगा बेटे? टू कैपिटल रिजर्व। नहीं बेटे, पीएनएल तो रिवेन्यू प्रॉफिट होता है, ये तो कैपिटल रिजर्व में डाल रहा है पैसा, ऐसा तो कर ही सकती। ठीक है, टू कैपिटल। आगे बात समझ? इसका कोई कैश फ्लो? अच्छा बताओ बेटे, बताओ। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो आएगा बेटे, एसेट्स बाय एसेट्स आपने सेल करी है, कितने में सेल करी है? 60,000, वो तो इन्वेस्टमेंट तो आएगा। अच्छा, एसेट्स अकाउंट बनाओगी तो उसमें बेटे आएगा तो बाय बैंक, और जो प्रॉफिट हो उसके जब टू पीएनएल लिखते हैं उसके हिसाब से टू पीएनएल नहीं लिख के यहाँ पे क्या लिख दोगे बेटे? टू कैपिटल रिजर्व। पीएनएल क्या लिख दोगे? कैपिटल। अच्छा, प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑपरेटिंग में माइनस होता है, लॉस ऐड होता है, प्रॉफिट माइनस होता है। बट ये प्रॉफिट का पीएनएल में गया है? नहीं गया ना, कैपिटल में गया ना, तो पीएनएल में ऐड भी नहीं हुआ, तो फिर प्रॉफिट पीएनएल में माइनस भी नहीं। लॉस ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट प्लस करते हो, प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट माइनस करते हो, बट ये प्रॉफिट कहां चला गया बेटे? कैपिटल रिजर्व में, पीएनएल में गया ही नहीं, तो प्रॉफिट में ये चीज लेस भी नहीं। ठीक है, और ना ये कैपिटल रिजर्व कहीं पे ऐड होगा, बस कैपिटल रिजर्व कहां चला गया बेटे? एसेट्स अकाउंट में चला गया, टू पीएनएल की जगह टू कैपिटल। ठीक है, समझ आई बात? अब यहाँ पे आ जाओ बच्चों। अब यहाँ पे बेटा एसेट्स अकाउंट भी है और डेब्ट अकाउंट भी, बैलेंस है, अकाउंट बनेगा। बनाए अकाउंट? चलो, एक बनेगा एसेट्स अकाउंट, और मैंने क्या बताया था बेटे? दोनों अकाउंट ना साइमल्टेनियसली डालना बेटे, एक एसेट्स अकाउंट और एक बेटे आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। एसेट्स अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट।
एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस बेटा क्रेडिट में, बाय बैलेंस सीडी। प्रोविजन लायबिलिटीज है बाय बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी। अब बेटा एडजस्टमेंट पे आओ। एडजस्टमेंट दो टाइप से लिखा, या तो ऐसा लिखा होगा भाई, या तो लिखा होगा बेटे कि कोई अपने के एसेट्स का पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, उसकी ये कॉस्ट है, कुछ भी लिखी होगी बेटे, उस पे इतनी डेप्शन लगी थी बेटे आज तक और आपने इतने में बेच दी, सोल्ड फॉर रुपीज। ठीक है बेटा। या लिखा होगा बेटे डेप्रिसिएशन चार्ज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। ये बेटा डेप्शन चार्ज कौन सी है पर ये क्या है? ये बेटा एसेट बेची है, पार्ट बेचा है, ये उसकी डेप्शन का सम है, अकॉर्डिंग उसका सम है कि जिसे आपने खरीदी थी और जितनी बेची है उस तक जितनी डेप्शन लगी उसका सम ही है। ये बेटे जो बाकी पार्ट बच गए, जो बाकी पार्ट बच गया एसेट्स का, उस पर डेप्शन लग रही है वो ये है। जब बेटे आप डेप्शन को बनाते हो तो वैसे डेप्शन चार्ज करने की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स, तो यहाँ पे आता है बाय डेप्रिसिएशन। बट जब बेटे आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को बनाते हो तो एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो एंट्री क्या होती है बेटे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो चलो बेटे बनाते हैं ये। अब इसकी बेटा देखो मैंने क्या बताया था बेटे, आप इसकी एंट्री करो। मैं अभी बोलूंगा, देखो मैं तो नहीं बोलूंगा कि ऐसा याद करके जाना, कुछ नहीं करके जाना। अभी जो भी पढ़ाता हूँ क्या बोलता हूँ? एंट्री करो, एंट्री करो। अभी भी यही बोल रहा हूँ, एंट्री करो। इस केस में एंट्री क्या बनेगी बेटे? बैंक अकाउंट डेबिट, जितनी भी उस पर डेप्शन लगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। अगर बेटा लॉस हो रहा है, मैं जैसे कॉस्ट थी 50,000, डेप्शन लगी 20, बुक वैल्यू लगी 30, आपने बेची है 25, तो 5 का लॉस हो रहा है ना? P&L अकाउंट डेबिट बेटे टू फिक्स्ड एसेट, उसका कॉस्ट है। ठीक है, एसेट में क्या लिखोगे बेटा? बाय बैंक, बाय बैंक, बाय अकाउंट डेप्रिसिएशन, बाय P&L। प्रॉफिट हो रहा होगा टू P&L। अब जो वैल्यू बचेगी टू बैंक परचेज। लॉस बेटे ऑपरेटिंग में, प्रॉफिट भी ऑपरेटिंग में, एक ही चीज आएगी, सेल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, परचेज बेटे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। राइट? डेप्शन अकाउंट में, एसेट में आपने क्या लिखा बेटे? बाय डेप्रिसिएशन। डेप्शन अकाउंट में क्या लिखोगे बेटे? टू फिक्स्ड एसेट्स, ये अमाउंट बेटा। तो जो वैल्यू आएगी वो क्या बचेगी? डेप्रिसिएशन चार्ज, बैलेंसिंग फी। और ये डेप्शन चार्ज है ना बेटे, ये ऑपरेटिंग में जाएगी। ऑपरेटिंग में कौन सी एंट्री आती है बेटे? जहां तक P&L होता है, जो आपका डेप्शन चार्ज है P&L में। ठीक है, ये जाएगी। सुनागी बात? और अगर बेटा क्वेश्चन में ये चीज गिवन होती है डेप्शन चार्ज, तो एंट्री क्या गिवन होती है बेटे? डेप्शन चार्ज करने की एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो प्रोविजन डेप्रिसिएशन में क्या लिखते हैं बेटे? ये। तो इस तरह ये चीज आपको गिवन होती बेटे, फिर ये चीज गिवन थी, ये आपकी बैलेंस फिगर होती, वो बेटे यहां जाती और फिर बेटा ये अकाउंट कंप्लीट होता है। तो दोनों में से एक एडजस्टमेंट दिया। ठीक है जी? और विदाउट इन्वेस्टिंग में। अच्छा, इन्वेस्टिंग में बेटा अब इन्वेस्टमेंट का ना, जैसे डिवेंचर इंटरेस्ट होता है, ऐसे बेटा इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट लिखा होता है कि आपने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट करी है, उसके पीछे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा होता है। ठीक है, तो वही बात है कि आपने इन्वेस्टमेंट कब करी है। पहले जो इन्वेस्टमेंट किया उसमें तो पूरे साल का इंटरेस्ट आएगा ही आएगा, उसमें तो पूरे साल का इंटरेस्ट आएगा ही आएगा। वो तो बेटा अपना ऐड होगा ही होगा। तो कितना दो आएगा। एक बार बेटे अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस हो जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग गेन में माइनस हो जाएगा बेटे। नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम निकालते हैं, तो माइनस इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट,
और बेटा दूसरा कहाँ पे आएगा, दूसरा बेटा उसका इफेक्ट होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का बेटे इनफ्लो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अच्छा, और अगर बेटा वो कोई क्वेश्चन होता और वो ये कहता कि आपने एसेट्स बाय करी है और बंदे को बदले में क्या दिया बेटे, बंदे को बदले में दिए शेयर्स, है ना, शेयर्स दिए हैं, तो बेटा फिर वो बात आ रही है, एंट्री कर लेंगे, आपने एसेट बाय करी, बंदे को बदले में क्या दिया बेटे शेयर्स, तो बेटा एंट्री हो जाएगी, जैसे आपने कोई फर्नीचर बाय किया तो एंट्री होगी बेटा फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक बाय किया स्टॉक अकाउंट डेबिट। अच्छा और बताता हूँ, कोई बेटा हमारे पास डेटर्स आ रहे हैं, डेटर्स अकाउंट डेबिट, और हम उस बंदे को बदले में क्या दे रहे हैं, शेयर, ठीक है। ऐसे सारे बेटे 50 की ये 20,000 बेटे इसके, 20,000 इसके, शेयर्स दिए 1 लाख के, कितना बनता है 90। 10 या फालतू किस बात के दे दिए भाई, याद है ना, ये तो पढ़ते हैं, 10 या फालतू किस बात के दे दिए बेटे, गुडविल के, 10 या फालतू किस बात के दे दिए बेटे, गुडविल के, गारंटी होगी। अब इस केस में शेयर्स इशू करने से मेरे पास पैसे नहीं आए, तो कैश फ्लो में एंट्री नहीं आएगी। एसेट परचेज करिए, पैसे जा नहीं रहे, तो कैश फ्लो में एंट्री नहीं आएगी। बट हाँ कहाँ कहाँ आएगी बेटे, जब आप फर्नीचर को बना रहे हो परचेज से निकालने के लिए, तो फर्नीचर को में क्या आएगा बेटे, 2 इक्विटी शेयर 50,000, स्टॉक को बना रहे हो डिक्रीज इंक्रीज निकालने के लिए 2 इक्विटी शेयर बेटा 20,000, डेटर्स को बना रहे हो डिक्रीज इंक्रीज निकालने के लिए 2 इक्विटी शेयर 20,000। तो सिर्फ आपको इंक्रीज डिक्रीज पता चल जाएगा, बट मैं उम्मीद नहीं करता कि वो पेपर में ये कंसेप्ट देगा, ठीक है, समझा की बात। अब आप में से पूछिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के डॉक्स। सर ये जो क्वेश्चन है, हाँ। सेम ही क्वेश्चन है, इसमें जैसे बैलेंस नहीं है पर किसमें बेटा, ये क्वेश्चन इसमें किसका बैलेंस नहीं है बेटा, इसमें प्रोविजन फॉर डेप्शन का बैलेंस नहीं है, तो मैं प्रोविजन फॉर डेप्शन नहीं बनाऊंगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मशीनरी की बेटा कॉस्ट थी 50,000, उस पर डेप्शन लगी 30,000, उसकी बुक वैल्यू रहेगी बेटे 20,000, आपने बेची है 10,000 में, 10,000 का नुकसान लॉस हो गया, डेप्शन चार्ज ढूंढ रहे डेप्शन ऑन डेबिट टू फिक्स एसेट, तो ये डेप्शन है बेटे, ये तो इसकी बुक वैल्यू निकालने में होगी, ठीक है। इसका तो क्या होगा बेटे, जो आपने एसेट को बनाया, ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी, कॉस्ट है बेटे 50,000, डेप्शन लगी 30,000, बुक वैल्यू रहेगी 20,000, आपने बेची बेटे 10 में, 10,000 का लॉस हो गया, बाय बैंक 10,000, बाय P&L 10,000, ठीक है। डेप्शन चार्ज ढूंढता है, एंट्री हुई डेप्शन ऑन डेबिट टू फिक्स एसेट, तो बाय डेप्शन ये वाली बेटे, वो वाला भी लेना है, वो तो वो थोड़ा कॉस्ट बेस्ड होता है, डेप्शन ऑन डेबिट टू P&L, तो बाय डेप्शन ऑन डेबिट टू फिक्स एसेट्स, तो बाय डेप्शन परचेज आ जाएगा। तो जब दोनों दिए होते हैं अच्छा मेथड कौन सा, मेथड कौन सा चल रहा है, कॉस्ट बेसिस है वो बेटा, ये देखो ये तो नेट बेसिस पे है, ये तो नेट बेसिस है बेटा, कॉस्ट बेसिस होता तो होता ना बेटा, और तब भी वो जो एकोमोडेशन होती है वो तो ऑपरेटिंग में आती है बेटा, वो तो ऑपरेटिंग में आती है, बताओ डेप्शन जो चार्ज कर रहे हैं, डेप्शन चार्ज निकालते हैं वही तो ऑपरेटिंग में आती है बेटा। अगर इसकी एंट्री क्या है, अगर ये दो डेप्शन चार्ज दे रखी है, अगर बेटा होता कॉस्ट बेसिस, तो इसकी एंट्री क्या होती, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो बस कहाँ का पोस्ट होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में बाय डेप्रिसिएशन, और इसकी केस में एंट्री क्या बेटे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स, तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट में क्या आएगा बेटे, बाय डेप्रिसिएशन। एक बार करके बता दो अगर ऐसा आ जाए, क्या अगर यही वाला क्वेश्चन कॉस्ट बेसिस में होता तो कैसे तो प्रॉपर्ली अकाउंट बनेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक बार अकाउंट, आपको बता क्योंकि इसमें चार्ज भी दिया हुआ है वो भी दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं बेटे, पहले मैं ये बताता हूँ जो ये है, ये क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाते बेटा, और अभी भी मुझे पक्का पता तुम क्या कर रही हो, एंट्री नहीं कर रही हो, एंट्रीज नहीं कर रही हो, बिना एंट्रीज के कर रही हो, ये बस कॉस्ट बेसिस में ऐसा है ही नहीं बच्चे, कुछ नहीं। सो क्वेश्चन कौन सा, बेटा रजिस्ट्रेशन है शायद कि क्वेश्चन है, 50th क्वेश्चन नंबर 50। अच्छा क्वेश्चन से बेटा मुझे ध्यान आया, एक क्वेश्चन और था बेटे बुक में, उसमें ना एसेट को मिलाया, एसेट को बेटा परचेज भी दे रखी थी और सेल दे रखी थी, सॉरी सेल दे रखी है, और बैलेंस ना बेटे इधर ही आ रहा है, बैलेंस इधर ही आ रहा है, तो डेप्रिसिएशन, सेल तो गिवन थी, बैलेंस इधर ही बच रहा है, तो क्या हो गया, डेप्रिसिएशन तो हो गया। यहाँ बेटे फिक्स एसेट्स की ओपनिंग वैल्यू है बेटे 2,80,000,
3,70,000. To balance brought down 2,80,000. Balance carried down 3,70,000. मशीनरी के बेटा कॉस्ट है 50, डेप्शन लगी 30, बुक वैल्यू कितनी रहेगी बेटा? कॉस्ट प्राइस था 50, डेप्शन लगी बेटे 30, बुक वैल्यू रह गई 20। आपको लॉस हुआ बेटे 10 का। इसका आपने कितने में सेल करी? 10 में बेटा। जो सेल करी बाय बैंक, ठीक है, बाय P&L, राइट। अगली एंट्री है डेप्शन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। कितनी बेटे? पूरी मशीन में डेप्शन चार्ज हुई है 20,000। डेप्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स बाय डेप्शन चार्ज 20 बेटा। डेप्शन चार्ज जो दे रखे 20, ये नहीं लिया मैंने, परचेज आ जाएगा बेटा टू बैंक परचेजेस, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन दिखाता हूँ बेटा मशीनरी का बेटे ऊपर, इससे क्वेश्चन नंबर 49 है। मशीनरी की वैल्यू भी दी है बेटे और प्रोविजन फॉर डेप्शन की बैलेंस भी दी है। इट मींस दोनों अकाउंट बनेंगे, मशीनरी अकाउंट भी बनेगा और प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट भी बनेगा बेटा। मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीनरी बेटा मेरी एसेट है, टू बैलेंस बीडी। कितना बेटा मशीनरी की ओपनिंग वैल्यू? 14 लाख। बैलेंस सीडी 21,40,000। प्रोविजन की ओपनिंग वैल्यू 1,90,000। क्लोजिंग वैल्यू 2,40,000। कॉस्ट प्राइस थी बेटे उस मशीनरी की 1,40,000, डेप्शन लगी बेटे 1,10,000, यानी कि बुक वैल्यू रहेगी 30,000। आपने बेची है 20, 30 की चीज 20 में बेची। तो बाय, फिर वो मैं एंट्री कर रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट 20, जो डेप्शन लगी बेटे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट बेटा 1,10,000, 10 ही लगे ना बेटे, हाँ। और वैल्यू कितनी रहेगी बेटे 30। लॉस हुआ P&L अकाउंट डेबिट 10,000 टू फिक्स्ड एसेट्स 1,40,000। तो फिक्स्ड एसेट में क्या लिखो बच्चों? बाय बैंक 20, बाय डेप्रिसिएशन 1,10,000, बाय P&L बेटे 10,000, ठीक है। डेप्शन में क्या लिखोगे बेटे? टू फिक्स्ड एसेट्स 1,10,000। तो वैल्यू भी आ गई डेप्रिसिएशन चार्ज 3,50,000, 60, 1,60,000 बेटे। डेप्शन चार्ज बेटे कहां पे जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। आगे बस बेटा। उसके बाद क्योंकि देखो बेटा अगर कॉस्ट बना रहे हो तो एंट्री होती है बेटा, तो ये एंट्री होती है। और अगर नेट बेसिस है तो एंट्री क्या होती है बेटे? बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस हुआ P&L अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स, उसकी बेटे बुक वैल्यू। और यहाँ पे क्या था बेटे? उसकी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट पे तो डेप्शन भी आएगा, बुक का तो डेप्शन नहीं आएगा। तो फिर जब यहाँ पे डेप्शन लिखा ही नहीं तो एसेट में डेप्शन कहाँ से आएगा? ठीक है। और डाउट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पूछिए, इन्वेस्टिंग में डाउट बेटा। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस बेटे करंट एसेट्स में दे रखा है। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस कहाँ पे आएगा बेटे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बेटे। करंट एसेट्स में क्या है? करंट एसेट भी है।
एक सेकंड बेटा, शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस है बेटा। तो वही रेट में इन्वेस्टिंग में करेंगे ना बेटा, शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस करंट एसेट है कि करंट लायबिलिटी है? बेटे करंट एसेट्स है, इन्वेस्टिंग बेटा। करंट लायबिलिटी होती है तब भी बेटा तो फाइनेंसिंग में होता है। हाँ। करंट लायबिलिटी तो फाइनेंसिंग में होता है। कोई और डाउट बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बताओ। जी बेटे वो पॉइंट था जो मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का। बेटे डिवेंचर्स का इंटरेस्ट था 1 लाख, डिवेंचर थे बेटे 1 लाख के, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, तो हो गया 12,000। नीचे लिखा बेटे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड 19,000, ये मैं बताना चाहता हूँ 19,000 पे किया, तो हम तो बेटे फिर 19,000 ही लेंगे। तो फाइनेंसिंग कितना आएगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड 19,000। बेटे डिवेंचर्स का इंटरेस्ट अमाउंट आप जैसे ओपनिंग वैल्यू पे निकालते हो तो वो 1 लाख है, 1 लाख का 12% हो गया 12,000, बट नीचे लिखा इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर 19, तो जो पे करो वही तो लिखोगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स 19,000। बोनस शेयर दिए 5:1 की रेशो में, तो जिसके बाद बेटे 5 इक्विटी शेयर थे उसको एक बोनस में दे दिया। पहले शेयर कैपिटल 10 लाख थी, अब बेटे बोनस शेयर दी थी 2 लाख के बोनस शेयर दे दिए, तो शेयर कैपिटल बेटे आपकी हो गई 12 लाख। तो ना तो बेटे कैश आ रहा है ना कैश जा रहा है, ना तो ये कहीं पे इशू ऑफ इक्विटी शेयर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं आएंगे, क्योंकि बोनस शेयर तो बेटा अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में दिए होते हैं बेटा। ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेट बेटे वैल्यू बढ़ रही है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा, और वैल्यू कम हो रही होती तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बेटे माइनस हो जाएगा। और बताओ बच्चों कैश फ्लो में कोई डाउट किसी पॉइंट में लेकर, कैश फ्लो में क्लियर बेटे, कैश फ्लो कोई डाउट नहीं है कैश फ्लो में, ठीक है। ट्रांसफर टू रिजर्व बेटा क्लास रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा क्या बैठे बताइए, देखो कह रहा है इनफ्लो और आउटफ्लो और कैश एंड कैश इक्विवलेंट है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट अ प्रॉफिट, कैश वो क्या हो जाएगा इनफ्लो बेटे, आपने वैसे परचेज करी मशीनरी परचेज, आउटफ्लो सेल ऑफ गुड्स अगेंस्ट कैश, इनफ्लो बेटे सेल ऑफ गुड्स अगेंस्ट कैश, क्या होगा बेटे इनफ्लो कैश का। अच्छा परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, पेमेंट कैसे दी बेटे डिवेंचर दे के, लैंड परचेज करी पेमेंट कैसे दी शेयर से डिवेंचर इशू करके, ना तो कैश आ रहा है ना कैश जा रहा है बेटे, neither इनफ्लो नॉर बेटा आउटफ्लो। इशू ऑफ बोनस शेयर नो फ्लो बेटे, कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक नो फ्लो, क्योंकि कैश बैंक से विथड्रॉ बैंक बैलेंस तो कम हो रहा है बेटा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड आउटफ्लो बेटा, ठीक है। अच्छा इसमें वो पॉइंट बेटे कि आपकी वो डिपेंड करता है ना कि वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है या बेटे वो इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग में, कि जैसे आप कोई कंपनी जो वो है कौन सी बेटा आपकी फाइनेंस कंपनी है, अब फाइनेंस कंपनी ने बेटा फाइनेंस कंपनी है और उसने डिविडेंड दिया, फाइनेंस कंपनी को बेटा इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। वैसे तो इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है बेटा हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, बट फाइनेंस कंपनी को बैंक वगैरह है तो उनको इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट मिल रहा है, उनका तो काम ही यही है, तो उनके केस में वो क्या होता है बेटा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है। पता है ना कि नॉन फाइनेंस कंपनी के केस में अलग कंसेप्ट है और नॉन फाइनेंस की कंपनी के केस में कंसेप्ट बेटे अलग है। डिविडेंड रिसीव्ड है, तो मेरे केस में डिविडेंड रिसीव किया है बेटे, डिविडेंड रिसीव्ड मेरे को डिविडेंड मिल रहा है, तो मेरी तो इन्वेस्टमेंट की होगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो है, बट फाइनेंस कंपनी के केस में डिविडेंड रिसीव किया है इन आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। हाँ फाइनेंस कंपनी के अकॉर्डिंग बताना है या बेटे नॉन फाइनेंस कंपनी के अकॉर्डिंग बताना नहीं, ठीक है। अच्छा बेटे क्वेश्चन है कि कंपनी ने बेटा इशू के 20 से डिवेंचर, सुनो ध्यान से, इशू के 10% डिस्काउंट पे डिवेंचर की रिडेम्पशन हो रही है बेटे 15% प्रीमियम पे, सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है 3,70,000 और दिस ट्रांजैक्शन विल बी रिफ्लेक्टेड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपने बेटे डिवेंचर इशू की डिस्काउंट पे रिडीम बेटे हो रहे हैं प्रीमियम, और प्रीमियम के पैसे को राइट ऑफ कर रही हो किससे, सिक्योरिटी प्रीमियम के बैलेंस से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। चलो मैं कर दिया डिवेंचर भाई 2020 का डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 20 लाख के डिवेंचर्स हो गए, इशू जिस पे किया बेटा डिस्काउंट 10%, 20 लाख का रिडेम्पशन हो गया 2 लाख, रिडेम्पशन हो रही है प्रीमियम पे 15%, वो हो गया बेटे 3 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट
ठीक है। 2 बेटे डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना बेटे 18 लाख, 18 समझ आ गया बच्चों, ठीक है बेटा। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट 18 लाख बेटा। लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर डेबिट कितना 5 लाख, 5 समझ आ गया ना, लॉस 5 समझ आ गया बेटा, लॉस 2 लाख डिस्काउंट इश्यू होने लॉस, 5 लाख रिडीम करने लॉस। 2% डिबेंचर हमेशा बेटे फेस वैल्यू 20 लाख एंड 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कितना बेटे 3 लाख। लॉस राइट ऑफ करूंगा, सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ हुआ, सिक्योरिटी प्रीमियम का बेटे मेरे पैसा दे रखा है 3,70,000, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट बेटे 3,70,000 याद है। बाकी बेटे बच्चा वो किससे राइट ऑफ होगा, P&L से, P&L अकाउंट डेबिट बेटे 1,30,000 है। 2 लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कितना अमाउंट बेटे 5, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, P&L डेबिट, ये दोनों बेटे। अच्छा अब आते हैं बेटे बात क्वेश्चन, ये तो वो डिबेंचर होना है, ये तो कैश फ्लो, कैश फ्लो में आएगा। कैश फ्लो बेटे मैंने जब डिबेंचर इशू किए मेरे पास पैसे आए, कितने पैसे आए, पैसे आए मेरे पास 18 लाख। इनफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी 18 लाख, ठीक है। आउटफ्लो में क्या आएगा बेटे, आउटफ्लो बेटे तब आता है जब मैं डिबेंचर से रिडीम करो, तो डिबेंचर तो 5 साल बाद हो रही है ना, मुझे उससे भी क्या मतलब है। अच्छा अब पी से लॉस राइट ऑफ हुआ, लॉस राइट ऑफ हुआ, P&L से कितना लॉस राइट ऑफ हुआ बेटे, P&L से बेटे मेरा लॉस राइट ऑफ हुआ, P&L से कितना लॉस राइट ऑफ हुआ बेटे मेरा 1,30,000। तो P&L में ऐड कितना होगा बेटे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना ऐड होगा 1,30,000, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना ऐड होगा 1,30,000। तो बेटे उसने पहली ऑप्शन दी है कि एडेड इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1,30,000, बिल्कुल सही है। एज अ लॉस बिल्कुल अच्छी बात है। इनफ्लो 20 लाख एज अ इशू वेंचर इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, गलत, 18 लाख। बी ऑप्शन है बेटे 5 लाख रुपया लॉस का ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, नहीं। सी ऑप्शन है 1,30,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, हाँ दिख रहा है। और एंड इनफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी 18 लाख, हाँ ये ठीक है। तो इनफ्लो ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी 18 लाख, ठीक है। तो उसका आंसर क्या बेटा, ये एक एमसीक्यू ना क्या, एमसीक्यू था ये करना पड़ेगा पूरा, वो तो बड़े दूर समझा के बताया ना। और ये आया बेटे 2023 के बोर्ड के पेपर में, कोई यहाँ लंबा दूर नहीं है, नजदीक ही था। अच्छा बेटा आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल रिजल्ट इनटू फ्लो ऑफ कैश, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, नो फ्लो। डिबेंचर इशू के मशीनरी खरीदे में, नो फ्लो। डेटा से कैश मिल गया, डिपॉजिटेड चेक इनटू बैंक, नो फ्लो। सिर्फ डेटा से कैश मिल गया, ये पैसा आ रहा है, ये मेरा, ठीक है। अच्छा बेटा एक बैंक ने ना डिबेंचर इशू किए, एक फाइनेंस कंपनी ने डिबेंचर इशू किए, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा बेटा, इन्वेस्टिंग में आएगा या फाइनेंसिंग में आएगा, या बेटा ऑपरेटिंग। एक बेटा स्टॉक ब्रोकर है एंजल लिमिटेड, उसने 5 बेटे डिबेंचर्स 5 शेयर्स परचेज किए टाटा हाउसिंग के, तो स्टॉक ब्रोकर तो बेटा ब्रोकर तो काम ही होता है बेटे, तो कहाँ पे आ जाएगा ऑपरेटिंग। बायबैक ऑफ शेयर्स is an extraordinary item, yes, buyback of share बेटा, buyback of shares अपने शेयर बेटा buyback करना, extraordinary item है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 19 फिर मैं चेक करना चाहूँ 19 नहीं बेटे, पैसा बायबैक ऑफ शेयर, पैसा जाहिर है फाइनेंसिंग में आएगा बेटे, वो ये बायबैक ऑफ शेयर है, पैसा जा रहा है बेटे फाइनेंसिंग में आएगा, रिफंड ऑफ टैक्स बायबैक ऑफ शेयर मतलब रिडेम्पशन ही ना, रिडेम्पशन हो गया, मतलब वापस शेयर बाय करना, पैसे देके फाइनेंस एक्टिविटी। अच्छा जी, अच्छा बेटे उसने कहा कि आपने फर्नीचर बाय किया 20 लाख का, 60% के बेटे आपने शेयर्स इशू किए, बाकी पेमेंट आपने चेक के थ्रू किए, तो इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा, जो बाकी पेमेंट चेक के थ्रू, यानी कि बाकी पेमेंट बेटे 40%, तो 20 लाख का 40% हो गया 8 लाख। तो क्या यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बेटे 8 लाख, ठीक है। 25th question, 25th. Which of the following transaction will not result into flow of cash? Issue of shares, inflow beta, machinery purchase, outflow, debenture redeem, outflow, cash deposited to bank, no flow, cash deposited to bank. मेरे को समझ नहीं आता।
बच्चे आपने बैंक बैलेंस पढ़ रहा है, एक तरफ से आपका बैंक एक तरह से पढ़ रहे हो कैश, तो वो दोनों तो कैश इक्विवेलेंट ही होता है बेटे, बैंक बैलेंस तो कैश इक्विवेलेंट है, नो फ्लो। अच्छा बेटे, पेड 7 lakh to acquire shares and receive dividend after acquisition, this transaction will result in बेटे आपने shares paid 7 lakh to acquire shares in KL Limited, मतलब आपने बेटा KL Limited के शेयर्स परचेज किए और रिसीव अ बेटे डिविडेंड आफ्टर एक्विजिशन, मतलब तो ये कहाँ पे आएगा बेटे, आपने डिविडेंड रिसीव किया बेटे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का बेटे इनफ्लो 20,000 और बेटे आपने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज करी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो, तो फाइनली आउटफ्लो में आ गया 6,80,000। तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बेटे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 6,80,000। अच्छा जी बेटे, क्वेश्चन है डिबेंचर्स की ओपनिंग वैल्यू थी 1,60,000 और डिबेंचर्स की बेटा क्लोजिंग वैल्यू थी 2 लाख। डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट जो है ना बेटा वो पे किया था हाफ ईयरली, अच्छी बात है, सितंबर और मार्च। डिबेंचर डीम हुए बेटा सितंबर में। हाउ मच द अमाउंट रिलेटेड टू द बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी फॉर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो आपने डिबेंचर तो इशू किए 1,40,000, तो वो तो आपका आएगा, कहाँ पे आएगा, सॉरी 40 बेटे 1,60,000 से, सॉरी रिवर्स ईयर उठे हैं, पहले 2 से 2,20 है बेटे, तो 2 लाख से बेटे 1,60,000, तो रिडेम्पशन होगी, तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 40,000। डिबेंचर में इंटरेस्ट बेटे आखिरी पे किया था सितंबर और मार्च में, और जो डिबेंचर बच्चे रिडीम हुए ना वो सितंबर में हुए थे, तो सितंबर तक मैंने जो इंटरेस्ट पे किया 2 लाख पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, 2 लाख का 12% 24,000, और मैंने कब तक पे किया, सिर्फ सितंबर तक, 6 महीने का इंटरेस्ट। और अब बेटे मेरे डिबेंचर रह गए, एक तो मैंने रिडीम कर दिए, अब मेरे डिबेंचर बचे 1,60,000, अब मैंने 1,60,000 पे इंटरेस्ट दिया 12% और अगले 6, ठीक है बेटा, समझा गया? अच्छा बेटा इक्विपमेंट का बताना है कितना कैश बाय द सेल ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, डेप्शन लग रही है, बाय डेप्शन परचेज टू बैंक, सेल ज्यादा प्रॉफिट टू P&L, फटाफट बेटा परचेज बता दो प्रॉपर्ली बेटा, ये तो छोड़ नहीं थोड़ा बहुत फटाफट अपने आस्ते मतलब बेटा टू बैलेंस बीडी, ये डेबिट में अमाउंट, ये क्रेडिट अमाउंट परचेज से बता दो वन मार्क। आई होप कि बेटा कैश फ्लो में डाउट होना चाहिए। ठीक है बेटा, कैश फ्लो में डाउट नहीं होगा, ठीक है। और कैश फ्लो के बेटे मैंने आपको एमसीक्यू भेजे हुए हैं, दिए ना, कैश फ्लो के एमसीक्यू है ना सबके पास, और विद सॉल्यूशन सब भेज दो, ठीक है। तुम्हारे को पता है ना है कि नहीं है, उसमें बेटा एडवांस काम करना बेटे, देखो मीडियम ये इजी मत करना, 3 पार्ट में, इजी मीडियम एडवांस, इजी का करके मीडियम और एडवांस कर, मीडियम और एमसीक्यू, उनके सॉल्यूशन भी दे रखे हैं और सॉल्यूशन कैसे है वो भी किया, ठीक है। तो कैश फ्लो खत्म हमारा चैप्टर, राइट। अब आप बताइए कौन सा चैप्टर हमने